नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। और जितने भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर है, जिनका सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है या फिर सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूं। तो अभी बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापक अर्थशास्त्र है, यहाँ पे आपको व्यापक अर्थशास्त्र का महत्व स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की मार्शल की परिभाषा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कुल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो कुल राष्ट्रीय उत्पाद है, यहाँ पे आपको कुल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वास्तविक आय किसे कहते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तविक आय किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको वास्तविक आय के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको बताना है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति के विभिन्न उपकरणों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के विभिन्न उपकरणों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणक सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुणक सिद्धांत है, यहाँ पे आपको गुणक सिद्धांत को परिभाषित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, विनियोग किसे कहते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि विनियोग किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको विनियोग के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एलएम वक्र में स्थानांतरण का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो एलएम वक्र है, यहाँ पे आपको एलएम वक्र में स्थानांतरण का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापार संतुलन क्या है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्यापार संतुलन क्या है, यहाँ पे आपको व्यापार संतुलन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस वक्र में स्थानांतरण का वर्णन कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो आईएस वक्र है, यहाँ पे आपको आईएस वक्र में स्थानांतरण का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है, यहाँ पे आपको शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बारे में बताना है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय के महत्व को बतलाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राष्ट्रीय आय का महत्व है, यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय के महत्व को बतलाना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्राकार आय प्रवाह मॉडल की सीमाएं, कमियां अथवा आलोचकों पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो चक्राकार आय प्रवाह मॉडल है, यहाँ पे आपको चक्राकार आय प्रवाह मॉडल की सीमाएं बताना है, उसकी कमियां बताना है, अथवा उसके जो आलोचक हैं उन आलोचकों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो विनियोग को प्रोत्साहित करने वाला उपाय है, यहाँ पे आपको किसी अर्थव्यवस्था में विनियोग को प्रोत्साहित करने वाले उपायों का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गुणक है, यहाँ पे आपको एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था में गुणक की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अति गुणक की व्याख्या कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अति गुणक है, यहाँ पे आपको अति गुणक की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आईएस और एलएम मॉडल किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो आईएस और एलएम मॉडल है, यहाँ पे आपको आईएस मॉडल और एलएम मॉडल के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो फिलिप्स वक्र है, यहाँ पे आपको फिलिप्स वक्र बेरोजगार और स्फीति में संबंध की स्पष्ट व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो उपभोग प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। और आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं, उनकी विशेषताओं एवं आलोचनाओं को बतलाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राष्ट्रीय आय की परिभाषा बताना है, उसके बाद आगे आपको उनकी विशेषता बताना है और उनकी आलोचनाओं को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयाँ क्या हैं, इसकी
उपयोगिता का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रीय आय है, यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयाँ क्या है। यहाँ पे आपको राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको इसकी उपयोगिता का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, आय के चक्रीय प्रवाह से क्या समझते हैं, इसके प्रारूपों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो आय का चक्रीय प्रवाह है, यहाँ पे आपको बताना है कि आय के चक्रीय प्रवाह से क्या समझते हैं। उसके बाद आगे आपको इसके प्रारूपों की व्याख्या करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की विवेचना कीजिए, किन कारणों से कीन्स ने इसकी आलोचना की है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सबसे पहले प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की विवेचना करना है और आगे आपको बताना है कि जो कीन्स हैं, कीन्स ने किन कारणों से इसकी आलोचना की है, यानी कि कीन्स ने किन कारणों से इसकी कमियां निकाला है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है, वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति में कीन्स की भूमिका का विवेचन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है, यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति में कीन्स की भूमिका का विवेचन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत के नकद लेन देन उपागम की व्याख्या कीजिए, कीन्स ने किस तरह उसकी आलोचना की है। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो फिशर है, यहाँ पे आपको सबसे पहले फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की नकद लेन देन उपागम की व्याख्या करना है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि कीन्स ने किस तरह से उसकी आलोचना की है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रेरणा के अर्थ एवं महत्व तथा निर्धारक तत्वों को बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो विनियोग प्रेरणा है, यहाँ पे आपको सबसे पहले विनियोग प्रेरणा का अर्थ बताना है, उसका महत्व बताना है तथा निर्धारक तत्वों को बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्याज क्या है, कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्याज क्या है, सबसे पहले आपको ब्याज के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको कीन्स के तरलता पसंदगी सिद्धांत को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, गुणक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, कीन्स के विनियोग गुणक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि गुणक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको गुणक सिद्धांत के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको कीन्स के विनियोग गुणक सिद्धांत का वर्णन करना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपके एग्जाम के अंदर आएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।